बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 15 सितंबर और पाकिस्तान में इतवार की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहले याद दहानी, सोशल मीडिया फायरवॉल को नाकाम बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया। व्लॉग देखने के बाद इसे लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। और अब आते हैं आज की खबरों की तरफ। आज जो सबसे पहली खबर देनी है वो एक उजली, खूबसूरत, खुशबूदार खबर आपको देनी है। पाकिस्तान, जहां पर मैं बार बार आपको कहता हूं, मेरे 5 साल जो हुकूमत में गुजरे, मैं बार बार आपके सामने एक बात रखता हूं कि मिनहासल कौम हम 98% से ऊपर अल्लाह के करम से पूरे के पूरे करप्ट हैं। हम में से वही करप्ट नहीं है जिसको मौका नहीं मिलता या जिसके हाथ कुछ नहीं लगता। जैसे ही मिडिल क्लास का बंदा हो या अशराफिया में से हो, जैसे ही आप उसको पावर देते हैं वो करप्ट हो जाता है। मैंने अपनी आंखों के सामने ये सब कुछ होते देखा। माली करप्शन को हम करप्शन नहीं समझते। किसी मर्द के किसी औरत के साथ नाजायज़ ताल्लुकात हैं तो वो हमारी नज़र में बहुत बड़ी करप्शन है, या कोई शराब पीता है तो वो बहुत बड़ी करप्शन है। इन दो ऐबों के अलावा बाकी आप किसी के प्लॉट पर कब्जा करें, किसी से झूठ बोलें, आप किसी को धोखा दें, वतन फरोशी करें, आप बार बार उम्रे करें लेकिन भले वो लोगों के प्लॉटों पे कब्जे करके करें, या किसी बेवा के बेटे का जिसका कत्ल हुआ हो उसके एवज पैसे लेके कातलों को छोड़ के भले जज के तौर पर झूठी सजाएं दें, या पुलिस के एसएचओ या एसपी के तौर पर ये काम डालें, रिश्वत के पैसे लेके बच्चों को पढ़ाएं, बेटियों की बड़ी बड़ी शादियां करें, बेटों की बड़ी बड़ी शादियां करें। आप सोसाइटी में मुअज़्ज़ज़ कहलाएंगे। दो काम नहीं करने, बस शराब पीनी है तो छुप के पीनी है और मुनाफकत करनी है कि मैं नहीं पीता, या औरत के साथ आपके नाजायज़ ताल्लुकात हैं तो वो रखने हैं, छुप के रखने। हाँ, ये भी है, हमारे यहाँ कोई शख्स दूसरी शादी कर ले तो उसको भी बड़े ही मायूब नज़रों से देखा जाता है। हाँ, अगर उसके ताल्लुकात हैं और वो छुपे हुए हैं तो खैर है। मतलब एक पूरे का पूरा आवा ही बिगड़ा हुआ है। हमें शौक़ है अपने आप को बहुत अच्छा कहने का, और हमारे यहाँ ये बात आपको अगली बड़ी मायूब लगेगी। किसी एयरपोर्ट पर चले जाएं, किसी दफ्तर में चले जाएं, 90% लोगों को ये नहीं पता कि डिओड्रेंट इस्तेमाल करना चाहिए। और हर इंसान, मुझ समेत, जब 8-10 घंटे उसे गुस्ल किए हुए हो जाते हैं, शावर लिए, तो उसके जिस्म में से नेचुरली बदबू आती है, क्योंकि इंसान को खुद कम आती है। तो हम में से 90% क्योंकि अपने बारे में यही सोचते हैं, 80% क्योंकि हम नंबर 1 हैं, तो फिर हम दूसरा सारा दिन लोगों को तंग रखते हैं। अपने इर्द गिर्द के लोग जो हैं, ये 80-90% हमारे लोग जो हैं वो इन चीज़ों की, इन बड़ी ही बुनियादी चीज़ों की भी केयर नहीं करते। ये तो दुखड़ा था, रोना था जो आपके सामने रखा, जो हमारा अज़ल का है। अब आते हैं वापस, जो मैंने कहा था खुशबूदार खबर। आप कहेंगे डॉक्टर गिल ये तो सारी बदबूदार बातें आप कर रहे थे, इसमें खुशबूदार बात कौन सी है? वो है अवैस यूनुस, एक उजला, एक मिडिल क्लास का, एक बहुत ही ईमानदार वर्कर, वफादार, जो वफादारी की लाजवाल दास्तान रकम कर रहा है ऐसे मुल्क के अंदर जहां पर वफादारी मिलने की कोई चांसेस नहीं है। ऐसे लोग जिनको आप फर्श से अर्श पर पहुंचा दें, जिनकी आप माली हालत बदल दें, जिनकी आप सियासी हालत बदल दें, जिनको मोहल्ले में कोई ना जानता हो, मैं फ़रख हबीब साहब की चले मिसाल दे देता हूं, उनको आप एक नेशनल लेवल पर पहुंचा दें तो वो आप पर उंगलियां उठाते हैं कि मुझे कैबिनेट सेक्रेटरी ने आपकी घड़ी के बारे में, तोशा खाना के बारे में ये कहा था। गुनाह आप करें, जस्टिफाई हम करें, पहला मौका मिलता है आंखें बदल लेते हैं और पटर पटर करके आंखें जो है बाहर। ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने कभी इटली मैप पे नहीं देखा होगा, लेकिन शादी के लिए इटली का सूट पहनना, और वो भी यूके में जाके इमरान खान के किसी दोस्त से उसकी शॉपिंग करनी है और पैसे भी उसके नहीं देने। तो मतलब हर तरह की बदबूदार हरकत हमने करनी है, लेकिन जब हमारे सामने आ जाएगा मौका कि दूसरे को कैसे परखना है तो फिर हमने मामला नहीं छोड़ना। ऐसे माहौल में, ऐसे बदबूदार माहौल में, जब अवैस यूनुस जैसा उजला मिडिल क्लास से निकला हुआ वफादार कारकुन वफादारियों की लाजवाल मसालें रकम करता है, तो फिर मुझे भगत सिंह का वो जो सियासी नज़रिया है वो याद आता है। और ये याद आता है कि आज भी इस धरती ये जो है ये बांझ नहीं है। आज भी ये ऐसे नौजवानों को पैदा कर रही है, आज भी माएँ ऐसे नौजवानों को सींच कर जवान कर रही हैं जो अपनी धरती के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए कुर्बानी दे रहे हैं, और बग़ैर किसी मतलब के, बग़ैर किसी पोजीशन के, बग़ैर किसी बड़ी ऐसी किसी मुराद के बग़ैर वो खड़े हैं और कुर्बानी दे रहे हैं। हफ्तों की जेल काटने के बाद आज अवैस यूनुस कल रिहा हुए हैं। वही जज साहब ने उन्हें रिहा किया है जिनकी गाड़ी को वीगो डाले ने
लाहौर में टक्कर मारी थी, जाहिर है चेतावनी थी, यही वार्निंग थी कि आप ऐसे ईमानदारी के फैसले ना करें वरना आपको मार दिया जाएगा। बहरहाल जज साहब फिर भी तगड़े रहे और अवैस यूनुस की हथकड़ियाँ खुलवाईं। पुलिस बहुत ही मजबूरी से हथकड़ियाँ खोलीं, पुलिस हथकड़ियाँ खोलने को तैयार नहीं थी। जज साहब हल्का फुल्का फैसला अगर करते तो उन्होंने किसी और केस में गिरफ्तार कर लेना था। अवैस यूनुस जैसे ही छूटे फौरी तौर पर लाहौर में होने वाले जलसे के ऊपर उन्होंने अपनी तैयारियां शुरू कर दी। हमारी तरफ से अवैस यूनुस को ढेरों मुबारकबाद। असल में इस सोसाइटी को मुबारकबाद कि अवैस यूनुस जैसे उजले कारकुन अभी भी सियासी दरो दीवार के अंदर मौजूद हैं। अगली तरफ चलते हैं, अब अगली खबर की तरफ। मौलाना साहब के घर के सामने जो कुछ हुआ उसकी अपडेट आपके सामने रखते हैं। मौलाना साहब के घर पर आपको ये तो बताया ही था, कल अपडेट दे दी थी कि फिर पीटीआई की जो वफ्द है वो गया, उन्हें खाना खिलाया गया, उनसे बातचीत की गई। उसके बाद मौलाना साहब के घर पर अचानक मोहसिन नकवी साहब दोबारा नमूदार हुए और ये रात गए, बहुत ही लेट नाइट की मैं बात आपको कह रहा हूँ, मिडनाइट के बाद, और वो चुपके से मौलाना फजल रहमान के घर दोबारा घुस गए और उसके साथ ही बिलावल जरदारी साहब पहले सदर हाउस गए, वहाँ पर आसिफ जरदारी को मिले। उनको मिलने के बाद वो भी मौलाना फजल रहमान के पास पहुँचे और एक लंबी नशिस्त दोनों ने, मोहसिन नकवी साहब ने और बिलावल जरदारी ने मौलाना फजल रहमान के साथ की और ये जो अमेंडमेंट्स हैं इनके ऊपर उन्हें मनाने की कोशिश की। अब यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पिछले साल 1.5 साल से पीपल्स पार्टी जो है वो आराम से साइड पे बैठी थी और कहती थी कि ये सारा गंदा काम जो है वो हमने नहीं किया, ये सारा गंदा काम जो है ये तो नून लीग ने किया है या चौधरी निज़ामुद्दीन ने, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने किया है। अब मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने कहा है कि वक्त आ गया है, आप भी जाहिर है चूरी खाने वाले मजनू हैं, चूरी खाई है तो अब उसका हिसाब भी नहीं, आप भी बराबर पे गंदे हो। तो अब बिलावल जरदारी साहब से गंदी तरीन तकरीर भी करवाई गई है असम्बली के अंदर, राजा रेंटल साहब से भी तकरीर करवाई गई है और अब फाइनल जो राउंड है उसके अंदर ये गंदी तरीन जो नेगोशिएशन हो रही है इसमें भी बिलावल जरदारी साहब को उतार दिया गया है ताकि वो जो अपना दामन झूठ मूठ का उजला रखना चाहते थे उसको भी बिल्कुल गंदा पर गंदा कर दिया जाए। जब वो आज असम्बली में तकरीर फरमा रहे थे, हमारे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मैंने आपको कहा था कि हम जिंदा लोगों की अप्रिसिएशन नहीं करते अगर वो हमारे सामने कुछ करें, जब कोई मर जाता है तो हम उसे पूजते हैं। पता नहीं हमें बुत पूजने की अभी तक आदत है या कब्रें पूजना हमें अच्छा लगता है, इंसान और उनके एहसास को पूजना हमें अच्छा नहीं लगता। भुट्टो साहब हमें बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन हम भुट्टो साहब के बुरे काम भूल जाते हैं जो मैं अक्सर आपके सामने रखता रहता हूँ। भुट्टो साहब की वो तस्वीर, भुट्टो साहब का वो तमाम कंडक्ट जो उन्होंने अयूब खान के साथ किया, और उसके बाद भुट्टो साहब भी काकड़ बने थे और किसके बने थे, याया खान के, और मुल्क तोड़ने में उनका पूरा पूरा हाथ था, साथ था, लेकिन जिम्मेदार वो नहीं थे, जिम्मेदार मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट थी। उस वक्त का डिक्टेटर अयूब खान था जिसके पास असल ताकत थी, लेकिन भुट्टो साहब उसमें शराकतदार थे। आज बिलावल जरदारी हमेशा कोशिश करते रहे, कभी अपने कुर्ते के कफ खोल कर कोशिश करते हैं, जाहिर है उनकी उर्दू बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और उर्दू वो ऐसे ही बोलते हैं जैसे हमारे गांव से गया हुआ बंदा वलायत में अंग्रेज़ी बोलता है, उसी तरह की बेचारे उर्दू बोलते हैं। लेकिन हालांकि हमारे गांव से गए हुए लोग जो वलायत में वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं बिलावल जरदारी की निस्बत, जिस तरह की उर्दू बिलावल जरदारी बोलते हैं। लेकिन भारत बिलावल जरदारी साहब जो हैं वो आज जब तकरीर कर रहे थे तो उन्होंने पिछले कई सालों से पुरजोर कोशिश की कि कभी नाना की झलक उनमें नज़र आए। आज उनके नाना की झलक उनमें नज़र आई, जिस तरीके से वो डिक्टेटर को पॉलिश मार रहे थे, आज बिल्कुल आज उनकी झलक नज़र आई। इस सारे मौजू को हम पंजाबी वीलॉग में पूरी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, इस झलक वाले मामले को। फिलहाल आपको मौलाना साहब के घर के सामने से अपडेट देते हैं कि उनकी पीटीआई से भी मुलाकात हुई है, रात गए मोहसिन नकवी और बिलावल जरदारी से भी हुई है। अभी देखते हैं, अभी मौलाना ने कोई ऐलान नहीं किया, मेरी तो फील यही है कि वो डील काटेंगे, जहाँ से बेहतर मिलेगी वो काटेंगे, इधर वालों को ये सुनाएंगे, इधर वालों को ये सुनाएंगे, और दरमियान में रख के जहाँ से फिर ज़्यादा मामला उनके लिए ठीक होगा सियासी तौर पर, वो उस तरफ जाने की कोशिश करेंगे। अगली खबर की तरफ चलते हैं। नजम सेठी साहब ने इंकशाफात किए हैं। इंकशाफात उन्होंने ये किए हैं कि ये अमेंडमेंट में क्या क्या लाया जाएगा, क्योंकि अमेंडमेंट में
अभी किसी के पास बिल नहीं है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, कल जब मौलाना साहब के पास बैठे हुए थे बिलावल जरदारी, तो उन्होंने एक अंदर के ज़राए बता रहे हैं कि उनसे पूछा, पहले हुकूमती लोगों से भी पूछा कि हमें बिल तो दें जो अमेंडमेंट करनी है। तो उन्होंने कहा बिल हमारे पास नहीं है, जिन्होंने बनाया है मतलब मिलिट्री वालों ने, अभी उन्हीं के पास है, उन्होंने हमें दिया नहीं। नून लीग वाले तो ये बताकर उठकर चलते बने, आज़म नज़ीर तारड़ साहब, उन्होंने कहा हमारे पास नहीं है। लेकिन जब ये बात मोहसिन नकवी साहब से पूछी गई कि अपना बिलावल जरदारी साहब से पूछी गई कि हमें बिल दीजिए जो अमेंड करवाना है, जिस पर आप हमारी सपोर्ट लेना चाहते हैं, तो उस पर बिलावल जरदारी साहब ने मोहसिन नकवी साहब की तरफ इशारा कर दिया कि यही है, इन्होंने ही उधर से लेके आना है बिल, अभी उन्होंने दिया नहीं जिन्होंने बनाया है। तो जिन्होंने बनाया मतलब मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, उन्होंने अभी तक ये बिल दिया नहीं इनको कि ये लाएँ। भारत क्योंकि जाहिर है नजम सेठी साहब के मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में बहुत गहरे मरासम है, उन्होंने वहाँ से जो अंदर की खबर निकाली है उसमें 5-6 चीज़ें ये करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो जाहिर है जजेस का नंबर बढ़ाना चाहते हैं, उससे पहले ये चाहते हैं कि अमेंडमेंट ऐसी की जाए कि जिससे उम्र बढ़ा दी जाए जजेस की। अगर उम्र बढ़ जाए तो उससे काजी साहब को एक्सटेंशन मिल जाएगी। उम्र अगर ये ना बढ़ा सकें तो फिर ये जज चीफ जस्टिस को बनाने का तरीकाकार चेंज करना चाहते हैं कि पार्लियामेंट की कमेटी बनाए, 5 सीनियर जजों में से किसी एक को बना दे। उसके साथ साथ जजेस का नंबर बढ़ाना चाहते हैं ताकि ये जो 5, 6, 7, 8 जो रेशो है ये चेंज कर दें। फिर ये चेंज करना चाहते हैं जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, जिसमें चीफ जस्टिस जो है उसके साथ 2 सीनियर तरीन जजेस जो हैं वो केस मार्क करते हैं, किसी बेंच की फॉर्मेशन करते हैं, उसको भी रिवर्स करना चाहते हैं ताकि जब ये आईनी तरमीम कर लें तो सुप्रीम कोर्ट में जब केस जाए तो काजी साहब तो फिर बेंच नहीं बना सकेंगे, वो दोनों जजेस जो हैं फुल कोर्ट ना बना दें। तो ऐसे हालात में उसको भी चेंज करेंगे ताकि सिर्फ काजी साहब बेंच फॉर्मेशन कर सकें। फिर ये जो 62, 63, 64 वो वाले जो कवानीन हैं जिसमें आप डिफेक्शन लॉ आप पर आ जाता है, अगर आप आईनी तरमीम में अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ जाकर हॉर्स ट्रेडिंग करें, लोटा क्रेसी करें, वो लॉ भी चेंज कर रहे हैं कि अब मेंबर जो है वो अपनी पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ भी वोट दे सकता है। इस तरह की और बहुत सारी गंदी अमेंडमेंट्स लाना चाह रहे हैं। ये नजम सेठी साहब ने इंकशाफात किए हैं। अब जाहिर है बिल की कॉपी हमारे सामने नहीं है, इत्तफाक करेंगे क्योंकि वो बहुत थिक है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, कह रहे हैं तो दुरुस्त कह रहे होंगे। जो भी इसमें डेवलपमेंट हुई वो आपके सामने रखेंगे। आगे चलते हैं। इलेक्शन कमीशन ने हंगामी इजलास किया है, पीर को तलब किया है हंगामी इजलास, और उन्होंने उसमें गौर हौस करना है कि किस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट ने 8 मेंबर बेंच ने जो फैसला किया था, इन्होंने उनसे वजाहत मांगी थी, उन्होंने अब सरजनिश भी किया और वजाहत भी प्रोवाइड की है। उसके ऊपर अब इलेक्शन कमीशन ने नया क्या बहाना गढ़ना है। जाहिर है इलेक्शन कमीशन ने ईमानदारी के साथ उसको मानना तो है नहीं, कोई नया बहाना, कोई नया चलित्र करना है, और उसके लिए ट्यूसडे को हंगामी इजलास हुआ है। और इलेक्शन कमीशन ने जो ज़राए से खबरें चलवाई हैं उसमें यह कहा है कि बैरिस्टर गौहर को हमने कभी चेयरमैन नहीं माना, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वजाहत में ये लिखा कि इलेक्शन कमीशन बैरिस्टर गौहर को पहले ही चेयरमैन मान चुके हैं। ये कह रहे हैं कि नहीं माना, ये आपके सामने एक ख़त रख रहे हैं। ये ख़त इलेक्शन कमीशन की तरफ से बैरिस्टर गौहर को लिखा गया, जिसमें वाज़े तौर पर इलेक्शन कमीशन उन्हें चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लिखकर उन्हें एड्रेस कर रहा है, रिकग्नाइज़ कर रहा है। तो इलेक्शन कमीशन जो है वो झूठी पोजीशन ले रहा है, हालांकि खुद वो ये मान चुका है। अगली खबर की तरफ चलते हैं क्योंकि खबरें बहुत सारी हैं, वक्त कम होता है। वज़ीर आज़म ने 22 पार्लिमानी सेक्रेटरी लगा दिए। जी हाँ, पार्लिमानी सेक्रेटरी को आप छोटा वज़ीर ही समझे, मुराद के हिसाब से गाड़ी होती है, दफ्तर होता है, झंडे शंडे लगे हैं, महकमे में चले जाते हैं, वज़ीर के ताबे होते हैं आप, लेकिन MNA होते हैं, वोट देना होता है, अहम होते हैं। जहां आपका वज़ीर आपका काम नहीं करता, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से उसकी चाबी मरोड़ेंगे। लेकिन अगर आप ईमानदार हो, पढ़े लिखे हो, तो आप कंट्रीब्यूट भी बहुत कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल यहाँ तो आपको पता ही है, यहाँ पर एक साहब कराची में ऐसे भी हैं जिनके ऊपर दर्जनों मुकदमात हैं कराची के अंदर, उनको भी पार्लिमानी सेक्रेटरी जो है वो बना दिया गया है। और कार चोरी, डकैती, जाली कागजात समेत 35 मुकदमात हैं। और मियाँ खान बुगटी इनका नाम है, इनको भी पार्लिमानी सेक्रेटरी बनाया गया है। तो आप इससे खुद ही, ये रिपोर्टेडली है, ये खबर जो है हम जो आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, जो मीडिया में, सोशल मीडिया में चली है। और अब आप गौर कीजिए कि ये 22 जो पार्लिमानी सेक्रेटरी बने, ये जाहिर है वो ज़मीर ख़रीदने के लिए, ये जो वोट हो रहा है, ये जो आईनी तरमीम हो रही है, इसमें लोगों के ज़मीर ख़रीदने के लिए अब ये पार्लिमानी सेक्रेटरीज रातों रात बना दिए गए हैं ताकि ये अपने ज़मीर बेच दें और मामला आगे चले। आगे चलते हैं जी, अगली खबर आपके सामने रखते हैं। वो ये है कि सानेहा मॉडल टाउन, एक तरफ तो अदालतों में ये चेंज करनी, 2013-14 में हुआ था ये सानेहा, और गौर कीजिए अभी तक उसका केस चल रहा है। तफ्तीशी वफात पा गया है,
अब उसके नायब का आज बयान कलमबंद किया गया है। अभी भी ये केस ख़त्म होता नज़र नहीं आ रहा, ये सालों साल चलेगा, क्योंकि ज़ाहिर है कातिल जो हैं वो अशराफिया में से हैं, सीनियर ब्यूरोक्रेसी है। राणा सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ, ये तमाम लोग मॉडल टाउन की उन निहत्ता औरतों का, उन पैट के जो वर्कर्स थे उनके कातिल हैं। ये केस किसी सुम्मत अभी नहीं लगा। ज़ाहिर है इसके ऊपर स्टे ऑर्डर पे स्टे ऑर्डर लाहौर हाई कोर्ट देती रही। हमारी गवर्नमेंट में भी इस पर कई लोगों ने सुस्त रवि और ज़ाहिर है कई लोगों ने इस पर बेइतनाई की, जिसकी वजह से ये केस मंतकी अंजाम तक ना पहुँच सका, और यही इस मुल्क की बदकिस्मती है। आगे चलते हैं जी। ख्वाजा आसिफ ने एक बहुत ही बेहुदा किस्म का एक ट्वीट किया। ट्वीट में इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया। एक हेडलाइन थी न्यूज़ की जिसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का बयान था कि जो कुर्सियां देगा उस पर उसके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करेंगे। और ख्वाजा आसिफ, क्योंकि जिनको मेरा ख्याल पैदाइशी झूठे हैं, ये जब पैदा हुए होंगे तो पहला झूठ इन्होंने दाई से ही बोला होगा, मेरा ख्याल है। जिस कदर रवानी से झूठ बोलते हैं, इन्होंने उस ट्वीट को झूठे तरीके से डिपिक्ट किया कि देखें इमरान खान अपने ज़माने में हमें जलसे में कुर्सियां नहीं देता था। ये बेशर्मी के साथ, ठंडी बेशर्मी के साथ ये नहीं बताया कि ये इमरान खान का बयान उस वक्त था जब कोरोना चढ़ रहा था, सर्ज कर रहा था, और किसी को नहीं पता था कि इसका अंजाम क्या होना है। जिस दिन का ये बयान है इमरान खान का, उससे अगले दिन 52 लोग जाँ बहक हुए थे कोरोना से पाकिस्तान में। ये उस वक्त का था जब सिंध ने पूरा सिंध बंद कर दिया हुआ था और पूरा कराची सील कर दी। कुर्सियाँ तो दूर की बात है, वहाँ ठेले से लेके हर चीज़ सिंध ने बंद कर दी थी, क्लोज कर दी थी। याद कीजिए ये ऐन उस वक्त, क्योंकि पूरे आलमी माहरीन हर जगह पर लोगों को इकट्ठे करना जो है वो मना कर दिया था। ट्रेनों में, एयरलाइनों में, हर जगह आपको पता है क्या कुछ हुआ था। तब का बयान था इसको कम करने के लिए कि जलसे जुलूसों में कुर्सियाँ नहीं, दूर दूर खड़े होकर जलसा जुलूस करें, कुर्सियाँ वुर्सियाँ देने पर पाबंदी थी। लेकिन आज ख्वाजा आसिफ ये नहीं बता रहे कि ये कोरोना के दिनों का था, इस तरह प्रेजेंट कर रहे थे कि हमारे ज़माने में भी इमरान खान बहुत जुल्म कर रहे हैं। मतलब एक तो ये पढ़े लिखे नहीं, कोशिश नहीं करते, और दूसरा ये झूठ रवानी के साथ बोलते हैं। अच्छा जी, मलिक रियाज जिनके ऊपर बहुत अताब था, अब उन पर मेहरबानियाँ शुरू की गई हैं। ISI ने उनको अब सिक्योरिटी क्लियरेंस दी है। पाकिस्तान में ये भी एक ड्रामा है, हर चीज़ की सिक्योरिटी क्लियरेंस ISI देती है। अगर आपने कोई चैनल बनाना है, न्यूज़ चैनल बनाना है और उसका लाइसेंस लेना है तो उसकी सिक्योरिटी भी क्लियर ISI से होगी। एक्सप्रेस न्यूज़, ये रिपोर्टेडली खबर है, जाहिर है जो रिपोर्ट हो रही है मीडिया में आपको बता रहे हैं। एक्सप्रेस न्यूज़ जो है वो ख़रीदा है गालिबन लखानी साहब से, मलिक रियाज साहब ने, और उसकी ओनरशिप चेंज होने के लिए सिक्योरिटी क्लियरेंस दरकार थी ISI से, जो अब मलिक रियाज साहब को दे दी है। इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई कम अज़ कम नरमी आई है मलिक रियाज साहब की तरफ, और अब कुछ ले और दे के असूल के ऊपर उनसे वापस भी कुछ डिमांड की जाएगी अगर उन्हें सिक्योरिटी क्लियरेंस दी गई है। लेकिन पाकिस्तान के हालात चेक कर लीजिए कि यहाँ पर सिक्योरिटी क्लियरेंस जो है वो भी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं उनसे लेनी पड़ती है, और वो सिक्योरिटी क्लियरेंस जो है वो देते हैं। हुकूमत ने यूरोपीय बैंक से 11% सूद पर $600 मिलियन कर्ज लिया है। जी हाँ, 11%, ये बहुत ही हाई परसेंटेज है, बहुत ही हाई लेवल का ये इंटरेस्ट है। मतलब कि आपको अपनी हड्डियों का गोदा भी देना पड़ेगा आम आवाम को। अब बिजली के बिलों के साथ साथ ये जो इंटरेस्ट हैं, ये पाकिस्तान की तारीख का हाईएस्ट गालिबन इंटरेस्ट रेट पर ये कर्जा उठाया, क्योंकि कोई भी हमें कर्जा देने को तैयार नहीं है। और IMF की जो शराइत थी उसके लिए इनके लिए कर्जा लेना ज़रूरी था, क्योंकि IMF इनको $7 अरब नहीं देगा जब तक ये और कहीं से ये कर्जा सॉर्ट नहीं करते। तो अब इन्होंने हाईएस्ट परसेंटेज पर ये कर्जा उठाया है। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि इस हाई परसेंटेज का आने वाले दिनों में पाकिस्तान को ना सिर्फ माली बल्कि दूसरे जो सौदे होंगे उन पर भी बहुत शदीद नुकसान होगा। बहुत सारी खबरें थी, वक्त फिर कम था, उनको कवर करेंगे पंजाबी वीलॉग में। यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।